अब मैं आप सभी को महाराष्ट्र स्टेट के सभी राउंड के नियम के बारे में समझा देता हूं। लेकिन जब आप सभी एडमिशन ले लेते हैं तो आपको दो मौका मिलेगा। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट कॉलेज का एडवांटेजेस क्या है, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं, ये बॉन्ड साइन कराए जाएंगे। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के फी स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। स्मार्ट नौकरी, नीट यूजी एंड गोल एमबीबीएस में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप सभी को महाराष्ट्र स्टेट के कंप्लीट ए टू जेड काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के नियम के बारे में समझाने वाला हूं और इनके उल्लंघन करने पे क्या परिणाम होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके स्टेट का कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत मिल जाए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ मैं आप सभी को थोड़ी देर में दिखा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं, गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है। या आप चाहते हैं किसी प्रकार का इंक्वायरी को सॉल्व कराना, आप सभी फोन करके या चैट करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं खुद आपका सॉल्व करूंगा। ये सब प्लान है, आप सभी एक बार पढ़ लीजिए और आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। एक बात इन शॉर्ट में बताऊं, अगर आप सभी ये सब प्लान लेते हैं जिसपे मेरे से बात करने का आपको असिस्टेंस मिलेगा, आप सभी को ए टू जेड कंप्लीट गाइडेंस मैं खुद करूंगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा। आपके रैंक पे जो भी बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज डिजर्विंग है वो मैं आपको दिलाऊंगा, प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ट आपका बनेगा। शुरू करते हैं। कभी भी आप सभी चाहें तो मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। आप सभी आगे देखें तो सबसे पहले आप सभी देखें महाराष्ट्र स्टेट में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं, टोटल सीट कितने हैं, ऑल इंडिया कोटा में कितने जाता है, इसमें कितने जाता है, और टोटल कितने रिमेनिंग वैकेंट आपके स्टेट में बचते हैं। एक बार आप सभी इसको देख लीजिए। ये कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। टोटल आपके स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज है वो आप सभी यहां पे देखिए 41 मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट में है। टोटल सीट जो आपके स्टेट में रहता है वो 5004 सीट रहता है। आगे देखिए आप सभी, ये रहा टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो मैंने इंस्टीट्यूशनल कोटा कहा था मैनेजमेंट का, वो यही है। इसी के बारे में बात कर रहे थे। इसमें कंफ्यूजन की बात आपको नहीं होना चाहिए। ये पूरा मेडिकल कॉलेज का नाम है और इनमें कितने सीट है ये आप सब भी देख लीजिए। इन सीट पे महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं। टोटल 22 कॉलेज है, 3170 सीट यहां पे अवेलेबल है। इनके फी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे। आगे देखिए, और ये रहा 4 डेंटल मेडिकल कॉलेज। टोटल सीट ऑल इंडिया कोटा में चला जाता है और बाकी जो सीट वैकेंट है वो ये रहा। तो अगर आप सभी का मार्क्स कम है और डेंटल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 4 कॉलेज अवेलेबल है। तो अब बात करें महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के फी स्ट्रक्चर के बारे में। एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये रहा एमबीबीएस का, ये रहा बीडीएस का फी स्ट्रक्चर। ट्यूशन फी के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं, इसके अलावा कुछ और भी फी यहाँ पे, डेवलपमेंट फी और यहाँ पे लगता है। यहाँ पे देखिए, तो ये टोटल फी बनेंगे, ठीक है। तो 1,43,300 अगर आप स्टेट से एडमिशन लेते हैं या आप सभी ऑल इंडिया कोटा से, फी हाई रहता है एमबीबीएस के लिए। ये रहा बीडीएस का। कुछ फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेंगे तो कुछ चार्ज हो सकता है कि 5-10 हजार और भी एडिशनल वन टाइम पेमेंट करा ले लोग। इसके अलावे आपका हॉस्टल और मेस चार्ज है। ये रहा बीएमएस का फी, बीओएमएस फिजियोथेरापी, बीएएलएसपी का, और ये यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरापी का। एक बार आप सब भी देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि 10,000, 5,000, 15,000 और भी वन टाइम पेमेंट के लिए ज्यादा अमाउंट लग सकता है, बट नेक्स्ट ईयर से इसी के राउंड लगेगा। ये जो मैं आपको बता 2024-25 का बता रहा हूं, हो सकता है कि 25-26 के लिए 5% इंक्रीजमेंट भी देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर देखें आप सभी। ट्यूशन फी क्या है आप सभी को यहां पे दिख जाएगा। डेवलपमेंट फी भी आपसे लेंगे और टोटल फी कितना लेगा वो आप सभी यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यहां पे केजी सोमेता मेडिकल कॉलेज जो मुंबई में है 11,27,500 है। अब मैं आपको बता दूं ये 2024-25 का है। हो सकता है कि 5 से 10% के इंक्रीजमेंट कर सकते हैं, डीजल ले सकते हैं। इसके अलावे आपका मेस और हॉस्टल चार्ज लगेगा। हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में जो एक्चुअल फी होगा उससे कुछ और बढ़ाकर आपसे 25-30 हजार ले सकते हैं, कुछ वन टाइम पेमेंट भी करा सकते हैं। बट नेक्स्ट ईयर से आपका एज इट इज जो भी प्राइस रहेगा, जो भी ट्यूशन फी रहेगा वो आपका लगेगा।
एक बार आप सभी को मैं दिखाया तो सभी कॉलेज का यहाँ पे देख लीजिएगा। और ये प्रभानी मेडिकल कॉलेज जो है वो आप यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, इंक्लूडिंग हॉस्टल वगैरह है सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये रहा कॉलेज का डिटेलिंग। देखो बच्चों, आप सभी जब एडमिशन कराने जा रहे हो तो कॉलेज का एक एक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। मैंने बहुत मेहनत करके पिछले 6 महीने में कॉलेज का डेटा तैयार किया, बहुत मेहनत किया है। पूरे इंडिया में किसी के पास इस तरीके से डेटा नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने तैयार किया है कंप्लीट। एक जैसे यहां पे सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज है, इस कॉलेज के बारे में कंप्लीट डेटा मैंने आपको तैयार किया है। इसी तरीके से आपके स्टेट के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं इस तरीके से डेटा आपको मिलेगा, या किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तब भी आपको मिलेगा। जैसे इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी कितना होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा इस बार मतलब बढ़ा हुआ है। एमबीबीएस सीट जो कितने यहां पे है, क्या एकेडमिक है, नोडल सेंटर का नंबर, प्रिंसिपल का, डीन का ईमेल आईडी क्या है, आप सब भी देखें यहाँ पे। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं है। कई बार क्या होता है मैं आपको बता दूं, अब क्या हो रहा है, बहुत लिमिट हो गया है सीट इसका, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या कर रहे हैं, पिछले 1-2 सालों में देखने को मिला है कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि बाहर 1 साल के लिए 6 महीने के लिए आपको रहना पड़ सकता है, क्योंकि कैपेसिटी बहुत लिमिट हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि इस बार सेट जीएस में भी आप सभी को बाहर रहने का मौका मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये कॉलेज अलॉट ना हो। हालांकि ज्यादा प्रीफर वो करते हैं गर्ल्स को ऑल इंडिया कोटा जो बच्चे हैं, बट हो सकता है कि आपको कॉलेज अलॉट भी कर दे। ये मैं जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा उसके पहले, मतलब प्रीफरेंस डालने के पहले मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। कॉलेज फी क्या है, यहां पे देखो अराउंड ये है, थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। कॉलेज का डिस्टेंस एयरपोर्ट से कितना है, रेलवे स्टेशन से, पीजी अवेलेबल है नहीं, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड 1 साल का कंपल्सरी बॉन्ड है। 5 साल तक आपको इंडिया लीव नहीं करना है, छोड़ना नहीं है जब तक कोर्स आप कर रहे हैं। अगर ये सब रूल वायलेट करते हैं तो 10 लाख का पेनाल्टी लगेगा। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज का एडवांटेजेस क्या है, तो ये कॉलेज तो नो डाउट सुपर्ब है, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अब देखो, जो टॉप के कॉलेज होते हैं ना, उनका डिसएडवांटेज ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, थोड़ा मेस का प्रॉब्लम होता है, पुराने बिल्डिंग हो जाते हैं, पुराने हॉस्टल हो जाते हैं, पानी की सुविधा थोड़ा सा कम होता है, ज्यादातर बस यही। एकेडमिक को लेकर कभी भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कुछ नेगेटिव। एकेडमिक तो इतना बढ़िया होता है कि शायद कोई दूसरा ना हो, ठीक है, टॉप का। बट थोड़ा सा बच्चे परेशान रहते हैं, उसके मैनेजमेंट से परेशान रहते हैं, क्योंकि पुराना कॉलेज होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो देखो बच्चे, नो एसी अवेलेबल, कैंपस स्लाइटली कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है, मेस फूड नॉट दैट गुड, या सब वही बताया ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसी में इश्यू आते हैं वही सब। बाकी इस कॉलेज का भी आप सभी को मैं, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज का भी डेटा मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो अगर आप सभी को पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, कंप्लीट डेटा मैं आपको शेयर कर दूंगा। अब देखो, महाराष्ट्र स्टेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। ये वेबसाइट है, आप सब भी देख लीजिए। ये क्लोज स्टेट है, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, एनआरआई कोटा अगर आप चाहते हैं तो आप सभी एलिजिबल है। डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या है, 10th एंड 12th फ्रॉम महाराष्ट्र से अगर आपने किया, जन्म लिया है और जन्म लिया है तो आप सभी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। बट ये सिर्फ लिखने को है, मैं आप सभी को बता दूं, जब वहां पे आप डोमिसाइल नया बनवाने जाएंगे और सिर्फ 11th-12th ही किया है तो आपको नहीं देंगे, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अगर आप 2-4-5 साल से रह भी रहे हैं तब भी आपको नहीं देंगे। अगर आपने जमीन इधर खरीदा भी है, घर भी खरीदा है, तब भी आपको मिलने का चांस बहुत कम है। वो आजादी के बाद का कुछ सर्टिफिकेट खोजते हैं उनका, कि आपके जो पीढ़ी है वो कब से रह रहा है उसके आधार पे देते हैं, उनका अपना रूल होता है। एक बार आप पता कर लीजिएगा ब्लॉक वगैरह में जाने के बाद, ठीक है। चलिए, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 2024 का कट ऑफ है। ये सभी कैटेगरी का आप सभी को ऑल इंडिया रैंक मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए एक बार वीडियो को पॉज करके बाद देख लीजिए आप क्या कैटेगरी का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, ठीक है, एक बार देखिए इसको। अब बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताइए कट ऑफ के बारे में। देखो, ये जो ऑल इंडिया रैंक मैंने लिखा है, ये ऑल इंडिया रैंक इससे लो कट ऑफ ही रहेगा, इससे लो कट ऑफ ही जाएगा, मतलब लो कट ऑफ रैंक पे ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। देखो यहाँ पे 36,864 अगर रैंक है तो बच्चे बोलेंगे सर अमूमन इस बार क्या मार्क्स रह सकते हैं। देखो, अगर ये जिस तरीके से प्रेडिक्शन लगाए जा रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ एकदम प्रेडिक्शन ही है, बच्चों के डेटा के आधार पर ही बता रहा हूँ, कुछ बच्चों के 15,000 बच्चों के डेटा के आधार पर, तो मुझे लगता है कि 36,000 के आसपास मुझे लगता है कि आपका ये 490 के अराउंड रहना चाहिए, 490 485 के अराउंड रहना चाहिए।
हो सकता है कि 5 नंबर 10 नंबर बढ़ भी सकता है या 5 नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन इसी के अराउंड 490 के अराउंड ही आप सभी इसको लेकर चलेंगे। बाकी यहाँ पे ये 59,000 अगर EWS है 475 470 के अराउंड रह सकता है या इससे भी 5 नंबर कम जा सकता है। तो आप सभी इस आधार पे जो भी रैंक है इस पे एक बार आप सभी अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का क्लोजिंग कट ऑफ। तो ऑफ कोर्स इससे भी लो ही रहेगा। ये एक बार कैटेगरी वाइज आप सभी देख लीजिए आपके स्टेट का, एनटीबी का है और एनटीडी का है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस बार भी निश्चिंत रहिए, कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड साइन कराए जाएंगे। महाराष्ट्र स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे या प्राइवेट में भी, तो एक बॉन्ड साइन किया जाएगा यहाँ पे। और यह बॉन्ड क्या है मैं आप सभी को बताऊं। इस बॉन्ड में ओवरऑल बहुत सारी चीजें लिखे हैं, लेकिन जो आपके काम का है वो यह है कि 1 साल का 1 ईयर सर्विस आपको देना पड़ेगा। और यह सर्विस कंपल्सरी सर्विस होगा, कंपल्सरी सर्विस होगा। और 5 ईयर तक आपको इंडिया को लीव नहीं करना है, इंडिया छोड़ना नहीं है। ये अगर इसमें से कोई भी वायलेट करते हैं तो आपको पेनाल्टी 10 लाख को देना पड़ेगा, 10 लाख का पेनाल्टी देना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए ना। और इसको फिलअप करने के बाद कंप्लीट यहाँ पे आपको साइन मोहर इस पे कराना होगा। ये मैं कंप्लीट आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वहीं सब लिखा है, यहाँ क्या लिखा है देखो, यहाँ पढ़ लेना। एब्रोड अगर जाते हैं तो दौरान कोर्स के दौरान, ठीक है, तो पेनाल्टी लगेगा। आगे चलिए, ये रहा सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज का प्रोफार्मा। ठीक है, कॉलेज के बारे में एड्रेस को दिया गया, पिन कोड करे, कितना फी लगेगा 147,200। ये ऑफिशियल है, बट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, थोड़ा सा इससे ज्यादा ही लगेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में ये सब बाकी आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ डिटेल है। ये कंप्लीट आप सभी को मेरे मोबाइल एप्लीकेशन गोल MBU से मिल जाएगा। अब ये रहा गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट उन बच्चों को होता है जो 2024 या 2024 के पहले 12th पास किए हैं। अगर आप सभी ने 2025 में आपने 12th पास किया है तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर 2024 या बिफोर 24 अगर आपने किया है तो गैप सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट है। इसको नोटरी बनवाना पड़ता है, मतलब नॉन जुडिशियरी स्टाम्प पे बनवाना पड़ता है। जब कॉलेज अलॉट होगा तब ये फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। जब कॉलेज अलॉट होगा तो कॉलेज पर लिखा रहता है प्रॉपर, कॉलेज आपका डॉक्यूमेंट जमा जारी करता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आप सभी को 50 रुपए के नोटरी पे भी बनवा कर ले सकते हैं, 100 रुपए पे भी। अगर नहीं लिखता है तो मैं बच्चों को कहता हूं 50 या 100 पे नोटरी पे ये स्टाम्प आप उस पर टाइप करा देना, साइन मोहर कोर्ट से हो जाएगा, अपना साइन कर देना और जमा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं आप सभी को बता दूंगा। अभी आप सभी वेट करो, मेरे से जुड़ जाना। कंप्लीट A to Z काउंसलिंग मैं खुद आपका कर दूंगा। ये सब आप सभी देख लिए। अब मैं आपको एडमिशन प्रक्रिया के बारे में समझाता हूं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, एसटी राउंड के बारे में क्या क्या नियम है और उल्लंघन करने के बाद क्या परिणाम देना पड़ेगा। चलिए आगे आप सभी देखें। अब मैं आप सभी को महाराष्ट्र स्टेट के सभी राउंड के नियम के बारे में समझा देता हूं। नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा, समझने के बाद काउंसलिंग में आगे आपको बढ़ना है, नहीं तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम में आ जाइएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप सभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आप सभी को 1000 का पेमेंट करना है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और ये इंस्टीट्यूशनल कोटा है जो कि 5000 लगेगा, मतलब मैनेजमेंट, MG MT मैनेजमेंट एंड NRI के लिए अप्लाई करते हैं तो, मतलब सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं तो 5000 है। मैं इसको लेकर थोड़ा सा आपको क्लेरिफिकेशन और देता हूं। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट और गवर्नमेंट तो 6000 का पेमेंट करना है। यहां पे कुछ चीजें मैं आपको क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं, उसको समझिएगा। अगर आप सभी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के अप्लाई करते हैं तो आप सभी को सिर्फ पेमेंट करना है 1000 का। लेकिन अगर आप सभी स्टूडेंट्स ये इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई करते हैं, कोटा मैं इतना लिखूंगा, मतलब मैं बात करूं मैनेजमेंट यानी प्राइवेट या NRI कोटा के लिए, तो आपको 5000 का पेमेंट करना है। और अगर आप सभी दोनों के लिए गवर्नमेंट प्लस इंस्टीट्यूशनल कोटा तो
आप सभी को 6000 का यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अब मेरी बात को यहाँ पे एक चीज ध्यान समझिएगा, देखो बच्चों, अगर आप सभी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो एक आता है एस साइन और एक एन साइन। एस डिनोट करेगा आपको गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन ये डिनोट करेगा एनआरआई या मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब अगर आप सभी, क्योंकि देखो क्या होगा आगे चलकर मैं समझाऊंगा यहां पे, अगर गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आप सभी स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है, यानी एस होगा। यानी अगर मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, कोड देता है 1005S, इसका मतलब आप समझिए 1005S, इसका मतलब यह समझिएगा सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। अगर ये होगा इंस्टीट्यूशनल के लिए ही सिर्फ 5000 का पेमेंट करते हैं, आपको सपोज कि अगर देता है 1005N, इसका मतलब यह है कि आप इंस्टीट्यूशनल कोटा मैनेजमेंट या एनआरआई के लिए अप्लाई किया है, मतलब प्राइवेट के लिए अप्लाई किया है या एनआरआई के लिए। ये मतलब इंडिविजुअल 1000 पेमेंट करने का मतलब समझ जाइएगा कि आपको एस मिलेगा गवर्नमेंट, इंडिविजुअल एन 5000 पेमेंट करने के लिए एन, यानी इसके लिए। लेकिन यहां पे अगर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पे आप सभी को एस भी मिलेगा और एन भी मिलेगा। ये कोड वर्ड है, मतलब आपको सपोज कि ये भी मिल सकता है एस के लिए, एकदम कोड बता रहा हूं, कोड 1005 1007 भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी मिल सकता है। तो आप सभी को ध्यान से, अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं 6000 पेमेंट करते हैं तो एस और एन में ध्यान से आप सभी को देख लेना है। ये आप सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं। यहां पे देखो, जैसे टर्ना मेडिकल कॉलेज और यहां पे एक टर्ना डेंटल कॉलेज है। तो देखो बच्चों, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ टर्ना देखने के बाद वो प्रेफरेंस लिस्ट में सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जब भी प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी सिलेक्ट करेंगे, कंप्लीट पढ़ना टर्ना मेडिकल कॉलेज और टर्ना डेंटल कॉलेज। इसके पहले आप सभी को कोड वर्ड भी दिया रहता है, ठीक है, इसमें आप सभी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ टर्ना पढ़कर फिलअप करते हो, क्या पता टर्ना डेंटल सेलेक्ट हो जाए और अच्छे रैंक होने के बावजूद भी आप सभी कहीं ना कहीं फेर में आप पड़ जाएंगे। इन बातों को ध्यान देना खासतौर आप सभी को जरूरी है। चलिए, अगर आप सभी मेरा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक में दे रखा है कंप्लीट गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फोन नंबर दे रखा संपर्क कर लीजिएगा, आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। यहां पे आप सब, उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा, नीट 2025 के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा। आगे देखिए, अब देखो क्या है, नीट 2023 से कुछ रूल बदलाव किए गए हैं। नीट 2023 के बाद से बदलाव यह किया गया है कि अगर राउंड 1 होता है, देखो राउंड 1 हुआ तो राउंड 1 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ होगा, लेकिन राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन फ्रेश नहीं मौका मिलेगा आपको, फिर आपको डायरेक्ट राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फिर यहां पे आपको करने का मौका मिलेगा। तो एक बात बता दूं, अगर राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो राउंड 2 में आपको मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट राउंड 3 में मौका मिलेगा। तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन कर लेना है राउंड 1 में ही, अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। लेकिन चॉइस फिलिंग करने का, अगर आप राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, पेमेंट वगैरह कर देते हैं, तो चॉइस फिलिंग करने का आपको मौका यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा। मतलब चॉइस फिलिंग आपको मैंडेटरी हर राउंड में करना मैंडेटरी है, यही आपको बताया गया है, ठीक है, यहां पे क्लियर दिया गया है। देखो यहां पे अब वही है डेट, मतलब इसी वेबसाइट से, मतलब कॉमन सेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है जो कि एमबीबीएस के लिए भी होता है, बीडीएस के लिए भी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज, इन सब के लिए होता है, नर्सिंग के लिए होता है कॉमन, बट डेट वेरी करता है। अगर आप एमबीबीएस बीडीएस के लिए करते हैं तो नीट यूजी एक सेक्शन आएगा, आयुष के लिए करते हैं आयुष का सेक्शन आएगा वेबसाइट पे जो आप सभी जाते हैं, अभी मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, ठीक है। जब काउंसलिंग शुरू होगा ये कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आई थिंक ये आप सभी को समझ में आ गया। आगे चलते हैं, एक एक राउंड के बारे में आप सभी को पहले मैं समझाया था। यहां देखो लिखा गया है काउंसलिंग राउंड चेंज फ्रॉम 2023, और क्या चेंजिंग है वो मैंने आप सभी को यहां पे बता दिया है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बता दिया, अब यहां पे मैं आपको बता दूं, आप सभी को राउंड 1 से राउंड 2 में
जाने के लिए अपग्रेड का मौका मिलता है, जिसको विलिंगनेस कहते हैं, ठीक है। और फिर से राउंड 2 में एडमिशन लेते हैं तो राउंड 3 के लिए आपको अपग्रेड का मौका मिलता है, ठीक है। ये रहा, आप सभी को समझा दिया, ठीक है। चलिए राउंड 1 के बारे में बात कर लेते हैं। CAP अगर कहीं देखे तो आपको समझ में आने, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं आप सभी को इसके बारे में एक एक करके बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले राउंड 1 में अगर आपको सीट अलॉटमेंट किया जाता है और अगर एडमिशन लेकर अपग्रेड कर देते हैं तो राउंड 2 के आप सभी को मौका मिल जाता है। मैं एक बार इन समराइज करके आपको एक साथ मैं पहले समझा देता हूं। देखो क्या क्या होता है जब आप सभी, मैं यहां पे ऐसे करके समझाता हूं। देखो सबसे पहले राउंड 1 के बारे में आपको बता दूं। राउंड 1 में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आपको मौका मिलता है या तो कॉलेज अलॉट होगा या आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, यही होगा ना। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं, आप सभी डायरेक्ट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब राउंड 1 में आपने पेमेंट वगैरह कर दिया है, चॉइस फिलिंग कर दिया है, कॉलेज नहीं मिलता है, तो राउंड 2 में आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। यहां पे ओनली आप सभी को चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग सिर्फ यहां पे आपको करना है। अब अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो दो प्रोसेस है, या तो आप जाकर एडमिशन ले लीजिए, या आपके मन में आएगा नहीं नहीं नहीं, नो एडमिशन, मतलब मैं एडमिशन नहीं लूंगा, नोट एडमिशन, नोट एडमिट, या आप एडमिट नहीं होंगे। तो अगर आप एडमिट नहीं होते हैं तो आपका स्टेट जो है आपको फ्री एग्जिट कराने का मौका देता है। फ्री एग्जिट, फ्री एग्जिट मतलब फ्री एग्जिट का मतलब यह होता है जो आपने पेमेंट किया है ना वो आपको जब्त नहीं किया जाएगा, फोरफिट नहीं किया जाएगा। आप सभी को कॉलेज मिलने के बाद छोड़ सकते हैं, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। डायरेक्ट आप सभी राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन जब आप सभी एडमिशन ले लेते हैं तो आपको दो मौका मिलेगा। इस तरीके से समझिए, थोड़ा सा काफी ज्यादा ये रहता है। इस तरीके से दो मौका क्या मिलेगा, एक आपको या तो आप रिटेंशन का स्टेटस, रिटेंशन फॉर्म फिलअप कर दें, रिटेंशन, या आप अपग्रेड कर दीजिए। अब देखो यहां पे क्या है, अगर आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेटस रिटेंशन मतलब इसको मान लो आपको ये लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मिला सपोज, यहां पे, और आपने जाकर एडमिशन ले लिया, तो कॉलेज में दो मौका मिलेगा, या तो रिटेंशन का फॉर्म फिलअप कीजिए या अपग्रेड का। अगर आप रिटेंशन का फॉर्म फिलअप करते हैं यानी आपका काउंसलिंग यहीं पे खत्म हो जाएगा, या अब आप इस कॉलेज में ही पढ़ाई करेंगे, मतलब आप रिटेंशन मतलब आप फाइनल कर दिए अब मैं इसी कॉलेज में पढ़ूंगा। लेकिन आप चाहते नहीं, मुझे अपग्रेड करना है राउंड 2 में ताकि इससे और ऊपर का बेहतर कॉलेज मिले, तो आपको उसी कॉलेज में जाकर अपग्रेड करना है। कॉलेज ही करेगा, एक फॉर्म फिलअप कराएगा, ऑनलाइन सबमिट करेगा, उसको विलिंगनेस कहते हैं। लेकिन मैं बच्चों को कहता हूं अगर आप प्रेफरेंस देते हैं और आप 5 नंबर 6 नंबर प्रेफरेंस का कॉलेज मिलता है तो आपको अपग्रेड करो, अपग्रेड जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है, नहीं नहीं सर मेरा ड्रीम कॉलेज मिल चुका है, अब मुझे आगे नहीं जाना है, तो आप रिटेंशन का फॉर्म फिलअप करें, आपका काउंसलिंग खत्म। लेकिन समझिएगा, अगर कुछ स्टूडेंट अपग्रेड का फॉर्म फिलअप कर देते हैं राउंड 2 में तो चले जाते हैं, आप इसी में चले जाते हैं राउंड 2 में, तो कहते हैं सर मैंने गलती कर दिया, मैंने अपग्रेड कर दिया, मुझे अपग्रेड नहीं करना चाहिए था, जो कॉलेज मुझे मिला है मुझे उसी में रहना है, अब मैं क्या करूं। लेकिन अपग्रेड तो कर दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं। राउंड 2 में जब जाइएगा ना तो आप सभी को चॉइस फिलिंग मत करना। जब आप सभी चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, जो कॉलेज आपके पास है राउंड 1 में वो आपका रहेगा और आप फाइनल कर सकते हैं। ये चीजें को आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो मैंने आप सभी को बताया आई होप आप सभी समझ में होंगे, ठीक है। इतना ही होता है, आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने यहां पे प्रॉपर आप सभी को बता दिया है, एक बार देख लीजिएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक बात बताइए, हमने मान लीजिए कि लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया राउंड 1 से, तो राउंड 1 जब स्टेट का खत्म होगा तो एमसीसी करेगा राउंड 2, राइट, सही बात है। अगर यहां से मुझे कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है
तो हम क्या करें? तो अगर यहाँ पे कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है और आपको लगता है नहीं नहीं ये कॉलेज को छोड़कर मुझे यहाँ पे आना चाहिए ऑल इंडिया कोटा से, तो आप कुछ नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं। राउंड 1 स्टेट कॉलेज में प्रॉपर एक डेट दिया जाएगा, इस डेट में आप सभी को रिजाइन करना है। तो आप सभी जाकर रिजाइन कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह मिल जाएगा और यहाँ पे आकर एडमिशन कर सकते हैं। स्टेट राउंड 1 कोई भी स्टेट हो, आपको रिजाइन का प्रॉपर मौका देता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि स्टेट का राउंड 2 चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के 2 दिन पहले इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। हालांकि आ जाता है, इसमें कोई अभी तक तो प्रॉब्लम्स बच्चों को नहीं फेस करना पड़ा है। तो ये मैंने आप सभी को कंप्लीट समझा दिया, एक बार आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे राउंड 2 के प्रोसेस के बारे में आप सभी को समझाता हूं। राउंड 2 का भी प्रोसेस बच्चों ऑनलाइन ही होता है। अब वैसे स्टूडेंट्स एलिजिबल कौन कौन है, एक एक पॉइंट करके मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं। देखो, सबसे पहले लिखा है द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु डिड नॉट फिल चॉइस इन राउंड 1। अब देखो, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है, बट चॉइस फिलिंग करना भूल गए, वो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बी में registered candidate who participate in round 1 but did not get any seat allotted in round 1। वही है, अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज नहीं मिला है तो राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। राउंड 2 में सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है, आपको पेमेंट नहीं करना है। 3 नंबर registered candidate whose seat allotted in round 1 got cancelled due to the document verification due to invalid wrong claim on reporting for admission to the selected institute but candidate is otherwise eligible for selection which change in इनवैलिड रॉन्ग क्लेम। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिला, आप जब वेरिफिकेशन कराने गए तो कोई कागज पेपर नहीं आपके पास, घर पे छूट गया, नहीं बना है, कुछ गलत निकल गया वेरिफिकेशन के दौरान कि नहीं नहीं ये गलत सर्टिफिकेट है, अगर इस तरीके से ये एडमिशन प्रक्रिया आपका रद्द कर दिया जाता है तो फिर राउंड 2 के लिए, राउंड 1 के लिए मैं बात कर रहा हूं, राउंड 1 में रद्द कर दिया जाता है तो राउंड 2 के लिए आप सभी एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड या ज्वाइन एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ राउंड 1 ऑफ अलॉटमेंट एंड डिड नॉट फिल ए स्टेटस रिटेंशन। मैंने कहा ना, समझिएगा, मैंने कहा ना कि अगर राउंड 1 में कॉलेज मिला, आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन आपने रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरा, आपने अपग्रेड कर दिया, तब आप सभी राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। लेकिन राउंड 1 में सीट मिलने के बाद अगर रिटेंशन फॉर्म भर देते हैं तो राउंड 2 के लिए एलिजिबल आप नहीं रहेंगे। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कैंडिडेट हु डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट ड्यूरिंग राउंड 1, अगर आप ज्वाइन नहीं करते, मैंने कहा ना ज्वाइन नहीं करते हैं तो फ्री एग्जिट रहेगा। अगर राउंड 1 में कॉलेज मिला, ज्वाइन नहीं किया तो फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 2 के लिए आप सभी एलिजिबल है, आपको पेमेंट और रजिस्टर नहीं करना है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। F नंबर, कैंडिडेट हु हैज ज्वाइंड एंड रिजाइन अप टू द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग राउंड 1, कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस फॉर द राउंड 2। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप सभी को राउंड 1 में कॉलेज मिला और ज्वाइन कर लिया, लेकिन आप सभी को रिजाइन देना है तो रिजाइन दे दिया राउंड 1 में, फिर भी आप राउंड 2 के लिए आप सभी एलिजिबल है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे देखिए जी नंबर, अब देखिए राउंड 1 चॉइसेस विल बी कंसीडर्ड एज नल एंड वॉइड। मतलब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर राउंड में, राउंड 1 में भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है, राउंड 2 में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग और राउंड 3 में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग, चाहे आपको कॉलेज मिला हो, चाहे कॉलेज नहीं मिला हो, चाहे आपने अपग्रेड किया हो या आप नया पार्टिसिपेट करना है, आपको चॉइस फिलिंग हर राउंड में करना है। आगे लिखा गया है इफ अ कैंडिडेट इज नॉट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ही और सी शुड नॉट फिल फॉर प्रेफरेंस फॉर राउंड 2 एंड सच कैंडिडेट हु हैज ज्वाइंड ड्यूरिंग राउंड 1 विल रिटेन हिज हर राउंड 1 सीट। मैंने कहा ना कि अगर राउंड 1 में सीट मिला, जो मैंने समझा दिया है ना, बस वही लिखा है मैंने यहाँ पे। मैंने कहा था कि अगर राउंड 1 में सीट मिलता है, आप जाकर एडमिशन ले लेते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, अपग्रेड करने के बाद आपके माइंड में आता है नहीं मुझे अपग्रेड नहीं करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग मत कीजिए, कोई कॉलेज राउंड 2 में नहीं मिलेगा तो जो राउंड 1 में आपने एडमिशन ले रखा है वो कॉलेज आपका है। अब एक सबसे कॉमन क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, सर एक बात बताइए, अगर मान लीजिए राउंड 1 में कॉलेज हमें मिला, हमने क्या किया, अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड करने के बाद राउंड 2 में अब सपोज करो यहां पे जीएमसी जलगांव आपको मिला और यह रहा जीएमसी धुले। अब देखो, जैसे जीएमसी जलगांव से अपग्रेड होकर जीएमसी धुले मिलेगा,
ये कॉलेज आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कॉलेज आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें जाकर आपको एडमिशन का प्रक्रिया पूरा करना होगा, ये आपके पास नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए जीएमसी जलगांव मिला लेकिन अपग्रेड किया, राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो ये जो जलगांव वाला कॉलेज आपका आपके पास रहेगा। बट आप फिर से चाहे तो राउंड 3 के लिए डायरेक्ट आप सभी अपग्रेड कर सकते हैं। मेरी बात समझ आए कि नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर जीएमसी जलगांव राउंड 1 में मिला, अपग्रेड किया, राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो आप चाहते नहीं राउंड 3 में फिर से मुझे पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हैं। मतलब आप फिर से राउंड 3 के लिए एलिजिबल है, अपग्रेड करा सकते हैं। अगर जलगांव मिला, यहां पे अपग्रेड अगर हो गया, मान ली धूले यहां पे मिल गया, राउंड 3 में धूले मिल गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा और जाकर धूले में एडमिशन लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूं एग्जाम्पल देकर, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। आई थिंक आप सभी को यहां पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देख क्या लिखा हुआ है, the allotment of seat for round 2 will be as per the merit and preference। जो आप प्रेफरेंस देंगे उसी अकॉर्डिंग रहेगा, जितना जो आपका रैंक रहेगा उसी अकॉर्डिंग अलॉटमेंट किया जाएगा। फिल बाय द कैंडिडेट फॉर राउंड 2। इफ अ कैंडिडेट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 इज अपग्रेड इन राउंड 2, अगर आप अपग्रेड करते हैं, प्रेफरेंस सबमिट करते हैं और आपको राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट किया गया विल बी अवेलेबल इन राउंड 2 एंड अलॉटेड एज पर मेरिट द सेम राउंड, it is mandatory for candidate to join the seat in round 2 in the seat of the first round can be also upgrade। मैंने कहा ना, समझा दिया लाइन। राउंड 1 में कॉलेज मिला, अपग्रेड हो गया, राउंड 2 में कोई दूसरा कॉलेज मिला, राउंड 1 वाला कॉलेज कैंसिल हो जाएगा, राउंड 2 में जाकर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और वहां भी आपको एडमिशन राउंड 2 में लेने के बाद फिर से अपग्रेड करने का मौका मिलता है, वो मैं समझाऊंगा आपको। इफ अ कैंडिडेट ज्वाइन ड्यूरिंग राउंड 1 एंड डज नॉट गेट अपग्रेड इन राउंड 2, नो सीट अलॉटेड इन राउंड 2, ही विल रिटेन अलॉटेड सीट ऑफ राउंड 1। मैंने कहा ना कि अगर राउंड 1 में कॉलेज मिला, अपग्रेड किया, राउंड 2 में कोई कॉलेज नहीं मिला, तो राउंड 1 वाला कॉलेज आपके पास रहेगा। और देखो मैं क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है यहां पर, देखो, कैंडिडेट विथ नो सीट इन हैंड एट द एंड ऑफ राउंड 2 विल बी एलिजिबल फॉर थर्ड राउंड ऑफ द काउंसलिंग। ये चीज आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलिए, कुछ कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, कौन कौन से नॉट एलिजिबल है वो देख लीजिए। कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड राउंड 1 अलॉटेड सीट एंड फील्ड स्टेटस रिटेंशन, मतलब राउंड 1 में आपने एडमिशन लिया और रिटेंशन फॉर्म फिलअप कर दिया तो आप एलिजिबल नहीं है। मैंने कहा था ना, रिटेंशन फॉर्म फिलअप करने का मतलब आपका कॉलेज फाइनल हो चुका है राउंड 1 वाला। अगर आपने प्रेफरेंस दिया ही नहीं है, जब प्रेफरेंस नहीं दीजिएगा तो फिर आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं। मैंने मिटा दिया, एक बार इसको आप सब भी देखें, यहां पे इसको समझा रहा हूं, ठीक है। लिखा इफ अ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द सिलेक्टेड सीट ड्यूरिंग राउंड 2, अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आप सभी राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं, अगर राउंड 2 का कॉलेज आपको अलॉट किया गया और आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो राउंड 3 में आपको पेनाल्टी लगेगा। क्या पेनाल्टी है? पेनाल्टी यही है कि फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर राउंड 2 में कॉलेज मिला, अगर आपने छोड़ दिया, तो आप राउंड 3 में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करके समझाता हूं। अगर मान लीजिए कि राउंड 2 में आपको कॉलेज मिला, चाहे अपग्रेड करके मिला हो या फर्स्ट टाइम मिला हो, किसी भी कंडीशन में अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होता है और कॉलेज को छोड़ देते हैं, मतलब एडमिशन नहीं लेते हैं, राउंड 3 के लिए एलिजिबल तो रहेंगे आप, लेकिन आपको फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान से, रूल रेगुलेशंस को आप सभी को इसको फॉलो करना है। आई थिंक आप सभी को इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आप सभी को बताता हूं राउंड 3 के प्रोसेस के बारे में, वही सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। आगे देखें यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है। रजिस्टर कैंडिडेट हु डिड नॉट फिल चॉइस राउंड 1 एंड 2, अगर राउंड 1 और 2 में चॉइस नहीं दिया है, एलिजिबल आप सभी हैं। बी नंबर, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु पार्टिसिपेट इन राउंड 1 एंड 2 बट डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड इन राउंड 1 और एंड 2, अगर आपको ना तो राउंड 1 में कॉलेज मिला, ना तो राउंड 2 में, आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। कोई पेमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको चॉइस फिलिंग करना है। सी नंबर, कैंडिडेट अलॉटेड एंड ज्वाइन सीट इन राउंड 1 2 एंड नॉट फिल स्टेटस रिटेंशन, मतलब अगर आपको राउंड 1, जैसे आपने राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड किया, राउंड 2 से राउंड 3 में अगर आप अपग्रेड किए हैं, मतलब राउंड 2 में आपने रिटेंशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तब आप राउंड 3 के लिए एप्लीकेबल है। देखो, रिटेंशन फॉर्म फिलअप करने का मतलब होता है काउंसलिंग वहीं खत्म, उसी राउंड में खत्म। अपग्रेड करते रहते हैं तो राउंड 1 से 2 में आएगा और 2 से 3 में आएगा। आगे चलते हैं।
कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन राउंड 3। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और राउंड 3 में कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, आपको यहां पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, हर राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब कौन कौन से कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं है? अगर राउंड 1 या राउंड 2 में अगर आपने स्टेटस रिटेंशन कर दिया है, एप्लीकेबल नहीं है। इफ अ कैंडिडेट इज सेलेक्टेड ड्यूरिंग राउंड 3, he or she will have to join the college seat allotted during that round. Candidate selected during round 3 will not be eligible for subsequent round of state counseling process. राउंड 3 में अगर कोई भी कॉलेज मिलता है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर राउंड 3 अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो अगला राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखो, राउंड 1 फ्री एग्जिट था, राउंड 2 कॉलेज मिलने के बाद छोड़ रहे हैं तो आपको सिर्फ पेनाल्टी लगेगा। क्या पेनाल्टी है? राउंड 3 में जब जाते हैं तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन राउंड 3 में अगर कॉलेज मिलने के बाद छोड़ते हैं तो आप सभी को अगले राउंड के लिए बाहर कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब ऑनलाइन कैप स्टे राउंड प्रोसेस के बारे में एलिजिबिलिटी कौन कराएंगे? जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड किए हैं, प्रेफरेंस वगैरह डाल दिए हैं, लेकिन कोई कॉलेज नहीं मिला है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। राउंड 3 में आपको फॉर्म यहां पे करने का मौका मिलेगा। ठीक है। कैंडिडेट नॉट एलिजिबल, अभी तक अगर आपने कहीं राउंड 1 में, राउंड 2 में अगर आपने ज्वाइन कर लिया, राउंड 3 में ज्वाइन कर लिया, तो आप सभी यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। मैंने कहा ना कि अपग्रेड का आपको 2 बार मौका मिलेगा, राउंड 1 से 2 और 2 से 3। 3 में कॉलेज मिलने के बाद 3 से S3 में अपग्रेड नहीं कर सकते आप, इसलिए यहां लिखा गया है कैंडिडेट हु हैव ज्वाइन सीट इन राउंड 1, राउंड 2 और अलॉटेड सीट इन राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया कोटा ऑफ एमबीबीएस वेरियस कोर्स। जैसे मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, एमसीसी राउंड 3 में एडमिशन जितने बच्चे ले लेंगे या स्टेट राउंड 3 में जितने बच्चे एडमिशन ले लेंगे तो एक दूसरे को डेटा एक्सचेंज कर देते हैं। राउंड 3 खत्म होने के बाद एक्सचेंज करने के बाद समझिएगा, ना तो एमसीसी स्ट्रीम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना स्टेट स्ट्रीम में, मतलब कहीं भी एडमिशन राउंड 3 में ले लिया, आप सब्सिक्वेंट कहीं भी आगे आप फॉरवर्ड पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। खैर, ये प्रॉपर जो आपको नियम है ये लागू जब होगा मैं आप सभी को उस समय फिर से एक बार इसको याद दिलाऊंगा आपको, नहीं तो अभी याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे आपको कोई नया रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइस, यहां पे रजिस्ट्रेशन करने का फ्रेश मौका नहीं मिलेगा, बट चॉइस फिलिंग हर राउंड में आपको करना पड़ेगा। अलॉटमेंट प्रॉपर सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। फॉर अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सीट रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर कैप स्टे राउंड, आगे इंस्टीट्यूशन लेवल कोटा में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ आ गया। अभी इंस्टीट्यूशनल राउंड काउंसलिंग हुआ जो कि प्रॉपर वहां के डीन और प्रिंसिपल कराएंगे लोग, प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट एनआरआई के लिए यहां पे है। एक बार इसको भी आप सभी बच्चों पढ़ लीजिएगा। आई होप जो मैंने आप सभी को समझाया वो एटलीस्ट एक बार ध्यान में आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलने से पहले एक बात मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी ये नंबर नोट कर लीजिए, 8409563621। ये आप सभी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस गाइडेंस कंप्लीट A to Z मैं खुद कर दूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं, तो अगर आप सभी मेरे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गोल्ड एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है। अगर आप सभी आईफोन यूजर हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, या आप चाहते हैं पहले बात करके ज्वाइन करें तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ये जो बेसिक प्लान 1999 का है इसमें मेरा पर्सनल नंबर नहीं मिलेगा, मतलब मेरे से पर्सनल बात करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कंप्लीट स्टेट ऑल इंडिया कोटा का नोटिफिकेशन और सभी डेटा आपको मिलेगा, सभी डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन चाहते गवर्नमेंट एमबीबीएस बीडीएस का काउंसलिंग कराना और वो भी कंप्लीट मैं खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपका करूं, मैं खुद आपका करूं, तो आप सभी ये वाला प्लान ले लीजिए। वन टाइम पेमेंट है, स्टेट ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कंप्लीट आपको ये मैं करूंगा, नोटिफिकेशन के साथ सभी डेटा आपको शेयर किए जाएंगे। पर्सनल फोन नंबर आपको मिलेगा, मेरा पर्सनल फोन नंबर, पर्सनल ग्रुप और पर्सनल चैट करने का मौका। कभी भी आप मेरे को फोन कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जब भी डाउट हो फोन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट मैं खुद आपका स्टेट का भी बनाऊंगा, ऑल इंडिया कोटा का भी बनाऊंगा। डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यह मैंने स्टेट और ऑल इंडिया कोटा का ये प्रेफरेंस लिस्ट। डिसीजन मेकिंग सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाएगा जब राउंड 2 और राउंड 3 में जाइएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक कंप्लीट गाइडेंस मैं करूंगा, मैं एक लाइन में कहूं
आपके रैंक पे जो भी बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज आपका है वो मैं आपको दिलाऊंगा। इतना मैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और गारंटी ऑन पेपर पे लिख कर दूंगा और आपको मैं दिलाऊंगा। बेस्ट टू बेस्ट जो भी कॉलेज पॉसिबल रहेगा वो मैं दिलाने का जिम्मेदारी आपका लेता हूँ। ठीक है, मैं इतना अगर ओपनली कह रहा हूं तो आप इतना निश्चिंत होकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जब भी फोन करेंगे मैं खुद आपसे बात करूंगा, कोई तीसरा कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप डीम्ड और प्राइवेट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम आप सभी को यहां पे मिलेगा 9999 में, 9999 में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा नंबर कम है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आयुष, वेटनरी या नर्सिंग के लिए कराना है, तो आप सभी 3499 में और ये देखिए। बट आपको लगता है कि नहीं नहीं नंबर कम है उसके बावजूद भी मुझे सबका काउंसलिंग करना है, एमबीबीएस का भी, बीडीएस, वेटनरी, आयुष, नर्सिंग का, तो ये वाला आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप सभी को ज्वाइन करने का मौका या तो आपको जब फोन नंबर से संपर्क करेंगे, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, इस नंबर पे, तो इसी नंबर से आपको क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। या लगता है कि नहीं गोल एमबीबीएस मोबाइल एप्लीकेशन पे पेमेंट करना, तो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी पेमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पे भी यूपीआई करके इसी नंबर पे आप सभी व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी का मैं काउंसलिंग कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा, एक एक डेटा कॉलेज के डिटेलिंग के साथ में शेयर करूंगा। चलिए अभी कितना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।